नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई टीजीटी पीजीटी अदरवाइज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि टॉपिक था मांग की लोच एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिससे रिलेटेड प्रश्न को देखे थे हम लोग 1 से लेके 150 तक देख लिए थे। आज है 151 से, जो कि पहला प्रश्न है। यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आधी लोच धनात्मक हो तो वे वस्तु होंगे या वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं हैं? यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आधी लोच धनात्मक हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो वस्तुएं होगी कैसा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धनात्मक में आता है स्थापन वस्तु। वन 152 निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच होती है। निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच होती है तो कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। कौन सी वस्तु के लिए? तो निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। 153 पूर्ति की लोच का अभिप्राय निम्नलिखित कारण से पूर्ति में परिवर्तन से होता है। कहने का मतलब है कि पूर्ति का लोच का अभिप्राय निम्नलिखित कारण से पूर्ति में परिवर्तन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु की कीमत। 154 खदानों का मांग वक्र सामान्यतः होता है। खदानों का मांग वक्र सामान्यतः होता है। कैसा होता है? तो हो जाएगा इसका बी नंबर, बेलोचदार होता है। 155 दो स्थापन वस्तुओं के बीच मांग की आधी लोच क्या होता है? दो स्थापन वस्तुओं के बीच मांग की आधी लोच क्या हो जाएगा? तो 155 का हो जाएगा। इसमें ऐसे स्थापन वस्तु के लिए तो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। स्थापन वस्तु जहाँ भी आएगा वहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। 156 इनमें से कौन सा सूत्र मांग की चाप लोच को नापने के लिए उपयुक्त है? क्या नापने के लिए? तो मांग की चाप लोच। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है देख लेते हैं। डी नंबर में हो जाएगा मांग में परिवर्तन बटा मांग की पुरानी मात्रा प्लस मांग की नई मात्रा, या तो कीमत में परिवर्तन पुरानी कीमत प्लस नई कीमत। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या चीज़ का मांग रहा था? तो मांग की चाप लोच। 157 किसी सरल रेखा मांग वक्र जो दोनों अक्षों को काटता है के मध्य बिंदु पर मांग लोच का मान होगा। क्या हो जाएगा? तो 157 का हो जाएगा सी नंबर, 1 हो जाएगा, मतलब इकाई हो जाएगा। किसी सरल रेखा मांग वक्र जो दोनों अक्षों को काटता है के मध्य बिंदु पर मांग की लोच का मान 1.0 हो जाएगा। चलिए 158 मांग की ऋणात्मक आय, मतलब निगेटिव जो होता है, मांग की ऋणात्मक आय लोच का अर्थ होता है कि जब आय में गिरावट आती है, मतलब जो इनकम में कमी आती है, तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा क्या होता है? यदि मांग भी क्या होता है? घट जाता है, और आय में भी गिरावट हो जाता है, मतलब इनकम में भी गिरावट हो जाती है, मतलब कोई चीज़ का डिमांड भी घट गया और उसका इनकम भी घट गया, तो वस्तु की खरीदारी की गई मात्रा क्या हो जाएगा? 158 का हो जाएगा ए नंबर, बढ़ती जाती है। मांग की ऋणात्मक आय लोच का अर्थ होता है कि जब आय में गिरावट आती है तो वस्तु खरीदी गई मात्रा बढ़ जाती है,
मांग में आय लोच आज से किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन की माप से यदि वस्तु का मूल्य अपरिवर्तित रहे। 159 रेखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच। रेखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घटती है जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर अग्रसर होता है। रेखीय मांग फलन जो होता है, जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर जाएगा तो अगर नीचे की ओर अग्रसर होता है तो मांग की कीमत लोच घटती जाती है। इसका एक फार्मूला होता है, मांग की बिंदु लोच बराबर मांग वक्र का निचला भाग बटा मांग वक्र का ऊपरी भाग। चलिए 160 देखेंगे। मांग की आड़ी लोच को व्यक्त किया जाता है। मांग की आड़ी लोच को व्यक्त किया जाता है तो कैसे? तो इसको दो तरह से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए प्लस सी। पहले ए नंबर देख लेते हैं। दो फार्मूला इसमें होता है सेट। ए फार्मूला क्या है? एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये ए नंबर एक सही हो गया और एक है ये सी नंबर, क्योंकि ये भी फार्मूला सही है। एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। चलिए 161 पूर्ण स्थापन वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच क्या होती है? पूर्ण स्थापन वस्तुओं के बीच मांग की गई आड़ी लोच होती है। क्या होता है? पूर्ण स्थापन वस्तुओं में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्ण स्थापन वस्तुओं में अनंत हो जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं किस में क्या होता है। तो जीरो होता है किस में? जीरो किस में होता है? स्वतंत्र वस्तु। स्वतंत्र वस्तु जीरो होता है स्वतंत्र वस्तु में। ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक किस में होगा? ऋणात्मक किस में होता है? तो पूरक वस्तु में। और धनात्मक किस में होता है? तो स्थापन वस्तु में। किस में? स्थापन वस्तु में। स्थापन वस्तु में। और अनंत किस में होता है? अनंत किस में होता है? तो पूर्ण स्थापन में। पूर्ण स्थापन वस्तु में। तो एक बार देख लीजिए, इसमें जीरो होता है स्वतंत्र वस्तु के लिए, निगेटिव होता है ऋणात्मक पूरक वस्तु के लिए, धनात्मक होता है स्थापन वस्तु के लिए, और पूर्ण स्थापन वस्तु के लिए इन्फिनिटी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अनंत, जो ये प्रश्न था। ये चारों लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको रखना है। चलिए 162 यदि किसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है तो उसकी कीमत घटने का परिणाम होगा कि उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा में अनुपात से क्या होगा? 162 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम परिवर्तन होगा। इसको फिर से एक बार रीडिंग लगाते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है तो उसकी कीमत घटने के परिणाम होगा कि उसकी खरीदी जाने वाला वस्तु की मात्रा कम परिवर्तन होगा। चलिए 163 किसी वस्तु के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है। धनात्मक मांग की लोच किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांग में वृद्धि। वस्तु के मांग में वृद्धि के संबंध में मांग की लोच धनात्मक होती है। चलिए 164 क्या कह रहा है? किसी रेखा बिंदु पर मांग की लोच होती है। किसी रेखा बिंदु पर मांग की लोच होती है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ई पी बराबर नीचे का भाग ऊपर का भाग, नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग। इसका फार्मूला है, किसी रेखा के बिंदु पर मांग की लोच ई पी बराबर क्या होता है? नीचे का भाग बटा ऊपर का भाग। 165 यदि स्कूटर की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तथा उसकी मांग में
30% की वृद्धि हो जाता है तो मांग की लोच होगी। अगर मान लीजिए किसी स्कूटर की कीमत अगर 5,000 है, उसमें 5,000 है, 10% की कमी आ गई, मतलब अब ये 4500 में स्कूटर मिलने लगा, तो उसकी मांग मतलब खरीदार की संख्या 30% की बढ़ोतरी हो गई, तो मांग की लोच क्या होगी? 165 का क्या हो जाएगा? तो मांग की हो जाएगा लोचदार, मतलब क्या हुआ? मांग ज़्यादा हो गया, प्राइस में कमी आने के कारण मांग ज़्यादा हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? लोचदार कहते हैं। चलिए 165, एम आर शून्य है, एम आर शून्य है, एम आर शून्य होता है यदि मांग की लोच होती है। एम आर कब शून्य होता है? जब मांग की लोच कैसी होती है? तो 166 का हो जाएगा बी नंबर, इकाई के बराबर होता है तब मांग लोच एम आर शून्य हो जाता है। यदि मांग की लोच इकाई के बराबर हो तो एम आर शून्य हो जाती है। चलिए 167, निम्न सूत्र में, ये क्वेश्चन मार्क्स है, इस फिल इन द जगह पे भरना है। क्या होगा? लोच गुणांक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ऊपर के स्थान पर यह लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? लोच गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? लोच गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को लोच गुणांक का फॉर्मूला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। 168 प्रश्न है, निम्न मांग तालिका में यदि कीमत 4 रुपया प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपया इकाई रह जाए तो मांग की लोच क्या होगा? अगर पहले था 4 रुपया, ठीक है, और अब हो जाएगा 2 रुपया, तो फिर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 168 का हो जाएगा बी नंबर, इकाई के बराबर हो जाएगा। 4 में 50, फिर 3 में 60 और 2 में 75, तो क्या हो जाएगा? इकाई के बराबर हो जाएगा। 169, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, मतलब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यदि एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो, मतलब यदि एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तु की कीमत मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच क्या होगी? मांग की तिरछी लोच क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋणात्मक होगी। चलिए 170, एकाकी मांग लोच का अर्थ होता है, एकांकी मांग लोच का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? तो 1 के बराबर हो जाएगा। जब किसी वस्तु के मांग में सापेक्षिक परिवर्तन उसके मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन के बराबर हो तो उस वस्तु की मांग को समलोच मांग या एकांकी मांग कहते हैं। चलिए 171, एक रेखिक मांग वक्र के लिए कीमत के सापेक्ष मांग की लोच मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवर्तित होती है, किंतु यह परिवर्तन शून्य तथा अनंत के मध्य होता है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? कह रहा है एक रेखीय मांग वक्र प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच शून्य तथा अनंत के बीच होती है। अनुलंबन अक्ष पर अनंत, आधार अक्ष पर शून्य होता है। चलिए 172, यदि मांग फलन D बराबर 400/P हो तो कीमत, मतलब कीमत P दिया है, P 40 दिया है, कीमत 40 इकाई पर मांग की लोच होगी क्या? 172, तो इसको बनाना होगा, इसका फार्मूला हम बता देते हैं, आप लोग अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिएगा। डेल्टा क्यू बटा डेल्टा P इंटू P/Q, इस पे बनाएंगे तो निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालना है इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
डी करने के लिए, सॉरी डी नहीं, हाँ पी तो हमारा दिया हुआ है 40, डी निकाल लेते हैं। तो 400/40 भागा कर देंगे तो 4×40, तो डी भी हमारा निकल गया 10। ठीक है, उसके बाद इसको फार्मूला पे सेट करेंगे तो इसको लास्ट में आ जाएगा 400/40 का स्क्वायर इंटू 40/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इकाई हो जाएगा। 173, जब मांग वक्र आयताकार अति प्रबल हो तो मांग की लोच होगी। 173 का हो जाएगा ए नंबर, इकाई लोचदार। ऐसा मांग वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु अर्थात कीमत पर मूल्य लोच इकाई के बराबर होती है तो वह वक्र आयताकार अति प्रबल होता है। चलिए 174 मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो मांग की आड़ी लोच का फॉर्मूला किसने दिए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिक्स साहब ने दिए थे। किसने दिए थे? हिक्स ने। इसका भी डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं क्या है। मांग के प्रतिलोच के अनुसार वस्तुओं का स्थानांतरण तथा पूरक वस्तुओं में वर्गीकरण एवं वस्तु की मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कुल कीमत प्रभाव पर आधारित है, जिसमें आय में क्षतिपूरक परिवर्तन नहीं किया गया है। हिक्स ने अपनी पुस्तक मूल्य और पूंजी में यह विचार प्रस्तुत किया है कि स्थापन तथा पूरक पदार्थों की अधिक सही वर्गीकरण कीमत परिवर्तन के केवल प्रतिस्थापन प्रभाव के आधार पर ही किया जा सकता है। तो मांग की आड़ी लोच की प्रस्तुति किसने किए थे, अवधारणा किसने दिए थे? तो हिक्स साहब ने दिए थे। 175 यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक हो, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय कितना होगा? 75 का हो जाएगा बी नंबर, कमी होगी। क्या होगा? कमी होगा। चलिए 176 5 रुपये प्रति इकाई मूल्य पर उस वस्तु की 20 इकाई मांगी जाती है। 5 रुपया जब था, एक पीस का 5 रुपया था तो उस समय 20 इकाई मांगी जाती थी। यदि वस्तु के मूल्य घटकर 4 रुपया हो गया, मतलब घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो गया, तो जिससे मांग बढ़कर 25 इकाई हो जाती है तो मांग की लोच कितनी होगी? कहने का मतलब है जब 5 रुपया था तो 20 इकाई मिलता था, अब 4 रुपया हो गया तो 25 इकाई मिलने लगा। तो मांग की लोच निकालना है, मांग की लोच निकालना है मतलब ईपी बराबर निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू P1/Q1। तो देखिए P1 हो गया पहला, P1 हो गया 5 और P2 हो गया यहाँ 4 और क्या कहते हैं, Q1 हो गया 20 और Q2 हो गया 25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/-1 इसलिए आया कि पहले 5 रुपया था और ये 4 पहले P2 में P1 को माइनस किए तो P2 को P1 माइनस किए तो -1 आ गया और इंटू 5/20 ये 4 हो गया -5/4 होता है, इसको कटाएंगे तो 1.25 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। 177 आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आर्थिक सिद्धांत के मांग पर सर्वप्रथम संकल्पना किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी ने किया, मार्शल ने। 178 वस्तु की मांग मात्रा की वह
वस्तु की मांग, मात्रा व उसकी कीमत के बीच परिणात्मक संबंध की व्याख्या की जाती है। तो कैसे व्याख्या की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांग की लोच के आधार पर। कैसे किया जाता है? मांग की लोच के आधार पर। इसका भी फार्मूला होता है मांग की लोच निकालने के लिए, तो होता है माइनस मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसका और डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाली सापेक्षित अनुक्रिया की ही माप को ही मांग लोच कहते हैं। चलिए 179, एक सीधी रेखा वाला मांग वक्र के मध्य भाग की लोच बराबर होगी। कितना होगा इसका? सीधी मांगी गई भाग का लोच हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये वाला लाइन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 180, निम्नलिखित मांग वक्रों में कौन सा एक स्थिर लोच वाला वक्र नहीं है? निम्नलिखित मांग वक्रों में कौन सा एक स्थिर लोच वाला वक्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखिक। 181, एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर, मतलब इधर से नीचे की ओर आएगा तो क्या हो? एक मांग रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती जाती है। 182, यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग के स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्र की लोच स्पर्श बिंदु है। क्या है? तो 182 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होगी। इसका डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होता है। ऐसे हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, o हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनाया जाता है तो हो जाएगा फिर, ये कह रहा है कि ये हो गया p और ये हो गया q और हो गया ये t और d1। चलिए, तो कह रहा है यदि एक सीधी मांग रेखा वक्र रेखीय मांग को स्पर्श करती है, ये स्पर्श करती है यहाँ पे, तो दोनों मांग वक्र की लोच स्पर्श बिंदु क्या होगा? 1 होगी। चलिए 183, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु क्या होगा? क्या होगा? एक विलासित वस्तु होगा। क्या होगा? बी नंबर, एक विलासित वस्तु होगा। तभी तो उसकी, यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक होगा तो विलासित वस्तु होगा। तो विलासित वस्तु में क्या क्या आता है? विलासित वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र की लोच ऊंची होती है, अर्थात धनात्मक होती है। ऐसी स्थिति में यदि आय में वृद्धि हो जाए तो ऐसी वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाएगा। विलासित वस्तु में आ गया फ्रिज, गोदरेज, टीवी, यही सब, एसी, कूलर, ये सब विलासित वस्तुओं के रूप में आता है। कार। 184, सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग है। सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा मतलब निगेटिव होगा तो मांग वक्र क्या हो जाएगा? 184 का हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, पूर्ण लोच हो जाएगा। सीमांत राजस्व उस स्थिति में ऋणात्मक स्थिति में होता है जब मांग पूर्ण लोचदार होता है। अगर मांग पूर्ण लोचदार होता है तो सीमांत राजस्व ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए 185, कोई मांग फलन x बराबर k बटा p दिया हुआ है तो यदि k एक स्थिरांक है तो इसका मांग की लोच क्या होगा? 185 सदैव 1 होगा। क्या होगा? सदैव 1 होगा। चलिए 186, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है, मतलब बहुत सारा उसका उपयोग है। जैसे कि मान लेते हैं चाय के ही बारे में एग्जांपल ले लेते हैं। चाय है, कॉफ़ी है, चाय नहीं मिला तो कॉफ़ी मिला, कॉफ़ी नहीं मिला तो चाय मिला, तो वैकल्पिक प्रयोग हो रहा है तो उस समय क्या हो जाता है? 186 का ए नंबर हो जाता है, अधिक लोचदार हो जाता है। इसका डिटेल्स थोड़ा देखते हैं।
रॉबिन्सन के अनुसार यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसके अनेक प्रयोग होते हैं तो उसकी मांग अधिक लोचदार होती है तथा एवं विशिष्ट उपयोग में आने वाली वस्तुएं बेलोचदार होती है। मतलब बहुत सारा चीज़ का, जैसे कि पहले था क्या, स्प्राइट मान लेते हैं, कोको कोला, पेप्सी, बहुत सारा आ गया, स्ट्रिंग अभी बहुत मज़ा, बहुत सारा आ गया। पहले एक था तो थोड़ा ये क्या था, बेलोचदार था, अधिक मूल्य प्राप्त करता था। अब वही रेट में बहुत सारा ब्रांड का आ गया है, मतलब क्या, वैकल्पिक हम लोग बहुत ज़्यादा मिल गया तो वो उसका क्या हो जाएगा, अधिक लोचदार हो जाएगा। 187 घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच कैसी होती है? तो घटिया हो गया तो ऋणात्मक हो गया, घटिया मतलब ऋणात्मक। 187 का डी नंबर हो जाएगा, और सॉरी सी नंबर हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए 188 यदि मांग वक्र वायु अक्ष के समांतर होता है, यदि मांग वक्र वायु अक्ष के समांतर होता है तो मांग की कीमत लोच कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य होती है। मतलब कह रहे हैं कि जब मांग वक्र पूर्णतः बेलोचदार है, मतलब मांग बेलोचदार है, यह वायु अक्ष के समांतर होगा, यह स्थिति में मूल्य बिंदु की मांग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात मूल्य में कितनी भी वृद्धि या कमी हो जाए पर मांग वही का वही बनी रहेगी। चलिए 189 सामान्यतः तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता हुआ होता है। चलिए थोड़ा इसका डिटेल्स देख लेते हैं क्या है। डिटेल्स में है कि तटस्था वक्र मूल बिंदु के उत्तल होगा क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटता हुआ होता है, अर्थात जैसे जैसे हम एक इकाई की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो हमें दूसरी इकाई की मात्रा घटाना होगा, इसमें हमें समान संतुष्टि प्राप्त हो सके, इससे हमें समान संतुष्टि प्राप्त हो सके। 190 निकट के स्थापनों के प्रतिलोच, निकट स्थापनों की प्रतिलोच क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकाई से कम होती है। इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। दो स्थापन वस्तुओं के बीच, मतलब ए और बी स्थापन वस्तुओं के बीच मांग के प्रतिलोच धनात्मक होता है। कभी भी स्थापन वस्तु आ जाए तो धनात्मक, अपूर्ण स्थापन वस्तु आ जाए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत। चलिए इसके विपरीत दो वस्तुओं के एक दूसरे पूरक वस्तु हैं। पूरक वस्तु हो गया निगेटिव, जैसे कि रोटी और मक्खन एक दूसरे के पूरक है। चाय और दूध आदि, तो एक वस्तु कीमत बढ़ते हैं तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी, तथा एक की कीमत घट जाने पर दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाएगी। अतः दो पूरक पदार्थों के मध्य मांग के प्रतिलोच ऋणात्मक होती है। पूरक वस्तु के प्रतिलोच के बीच ऋणात्मक, स्थापन वस्तु धनात्मक, और पूर्ण स्थापन होगा या अनंत। चलिए 191 दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आढ़ी लोच, दो वस्तुओं के मध्य तिर्यक या आढ़ी मांग लोच के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है? 191 का हो जाएगा डी नंबर। जब दो वस्तुएं संयुक्त रूप से मांगी जाती है तो मांग की आढ़ी लोच ऋणात्मक होती है। थोड़ा इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है, पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है, अर्थात ये संयुक्त मांग वाली वस्तुएं होती है, इनकी मांग की आढ़ी लोच ऋणात्मक होती है। पूरक वस्तुओं की मांग की आढ़ी लोच ऋणात्मक होती है। चलिए 192 मांग की लोच कितनी होती है? मांग की लोच कितने होती है? तो मांग की लोच कितने होती है? तो ऑप्शन नंबर सी होती है, 3 होती है। तो कौन कौन जरा देख लेते हैं। अन्य बातें समान रहने पे किसी वस्तु के मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाली अनुपातिक परिवर्तन को लोच कहते हैं। मांग की लोच की अवधारणा हिग्स ने दी थी। मांग की अवधारणा किसने दी थी? मांग की अवधारणा किसने दी थी? तो हिग्स ने दिए थे, हिग्स ने दिए थे। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। तो पहला कौन है? मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। कौन कौन सी है? मांग की कीमत लोच,
लिख ही लेते हैं। बहुत ज़रूरी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला क्या है, पहला देख लेते हैं क्या होता है। मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। दूसरा क्या है, मांग की आय लोच। तीसरा क्या है, मांग की आड़ी लोच। चलिए, तो मांग की लोच की अवधारणा किसने दिए थे, तो हिक्स ने दिए थे। मांग कितने लोच है, 3 लोच। तो कौन कौन, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। चलिए 193, मांग की लोच दर्शाता है। मांग की लोच क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मात्रा में होने वाली परिवर्तन की दर को मांग की लोच दर्शाता है। इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है इसका डिटेल्स। इसका है, मांग की लोच एक प्रकार का विशिष्ट संबंध है जो वस्तुओं की मांग तथा वस्तुओं के मूल्य के बीच परिवर्तन का अनुपात या दर प्रदर्शित करता है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक अनुक्रिया की मांग ही मांग की लोच है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की लोच अथवा मूल्य के थोड़े परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन के मूल्य अनुपातिक परिवर्तन में भाग देने से प्राप्त होता है। चलिए आज का ये था मांग वाला टॉपिक, टोटल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है 3 नंबर, जो कि उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब नेक्स्ट क्या है, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत से अब इस टॉपिक से प्रश्न को देखेंगे, जो कि अब से नेक्स्ट क्लास से हम लोग 80 प्रश्न देखेंगे। कोई भी एग्ज़ाम में पीजीटी, टीजीटी अदरवाइज सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग 80 प्रश्न रहता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे 50-50 कर रहे थे, अब नेक्स्ट क्लास से ये द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक से 80 प्रश्न करते हुए हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। धन्यवाद, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।